Hello, replicators. Welcome back to Replicating Minds once again. Today we will discuss about population genetics and this is the part 3. इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था जीन पूल के बारे में, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में, कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स को अफेक्ट करते हैं एंड हाउ यू कैन कैलकुलेट एलीलिक फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। और पार्ट सेकेंड में हमने डिस्कस किया था मेनली अबाउट द हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम और यू कैन से हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। तो अगर आपने ये पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर आप इनको देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 में व्हाट इज़ इनब्रीडिंग, व्हाट इज़ इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, आप कैसे पेडिग्री के थ्रू पेडिग्री पाथ को ड्रॉ कर सकते हैं, पेडिग्री पाथ को ड्रॉ क्यों करना है ताकि आप इनब्रीडिंग कोफिशिएंट को कैलकुलेट कर सकें, राइट। तो ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, व्हाट इज इन ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग इस टर्म को समझने से पहले आपको ब्रीडिंग का मतलब समझ में आना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ब्रीडिंग का मतलब पता होगा। एक्चुअली ब्रीडिंग का मतलब होता है, आप इसको मेटिंग भी बोल सकते हो, है ना। मेटिंग का मतलब जब मेल और फीमेल दोनों में मेटिंग होती है तो क्या होता है, प्रोसेस कौन सा होता है, रिप्रोडक्शन, और उसके थ्रू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। तो ये जो मेटिंग हो रही है मेल और फीमेल में, ये एक्चुअली कौन सा प्रोसेस है, दिस इज नोन एज ब्रीडिंग, राइट। ओके। तो अब ये जो ब्रीडिंग है, ये ब्रीडिंग जो है ये दो तरीके से करवाई जा सकती है। एक तो इन ब्रीडिंग और एक आउट ब्रीडिंग। अब ये इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग क्या होता है, ओके। तो देखो, जैसे कि जो इन ब्रीडिंग होता है उसमें क्या होता है कि जब दो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स में मेटिंग करवाई जाती है तो उसको बोला जाता है इन ब्रीडिंग। जैसे कि आप अगर ह्यूमंस की बात करें तो अगर दो क्लोज रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग होती है, दो क्लोज रिलेटिव्स की अगर शादी करा दी जाए और वो मेट करें आपस में, उसके थ्रू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो तो उसको बोला जाएगा इन ब्रीडिंग, राइट। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मेटिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स क्लोजली रिलेटेड थ्रू कॉमन एंसेस्ट्री, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको जो नेक्स्ट स्लाइड दिखाने वाला हूँ पहले उसके थ्रू हम समझेंगे, उसके बाद हमें इनब्रीडिंग और अच्छे से समझ में आएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर हम बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर को, राइट। तो नॉर्मली होता क्या है, ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो हमारे में शादी विवाह का प्रचलन है ना, फैक्ट है, वो होना ही होता है ना, हर फैमिली में। तो किसके किसके बीच में होता है, एक मेल के बीच में और एक फीमेल के बीच में, राइट। जनरली क्या देखते हैं हम शादी जब करने जाते हैं किसी की, तो कि जो मेल और फीमेल है ये दोनों एक दूसरे की इनकी फैमिली सेम नहीं होनी चाहिए, सेम फैमिली में हम शादी नहीं करते, है ना। हम क्या देखते हैं कि ये जो है ये किसी दूसरी फैमिली को बिलोंग करता हो, ओके। मान लीजिए फैमिली एक्स, और ये जो फीमेल है ये बिलोंग करती हो फैमिली वाई से, राइट। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान दिया जाता है। अब इनकी जब मेटिंग होती है, इनकी जब मीटिंग होती है तो इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये इनके किस क्या हो गए, ऑफस्प्रिंग हो गई, ये हो गई बॉय और ये हो गई गर्ल, राइट। अब जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर इनकी शादी कराई जाती है, तो इनकी शादी किससे कराई जाएगी, फिर दूसरी फैमिली की फीमेल से शादी कराई जाएगी, इस लड़की की शादी दूसरी फैमिली के लड़के से कराई जाएगी। वैसे ही फिर ये जब इनका जब ऑफस्प्रिंग होगा, इनका जब चाइल्ड होगा तो इसकी किसी और फैमिली की लड़की से शादी कराई जाएगी। तो यही पैटर्न हम जनरली फॉलो करते हैं। तो जब
शादी क्लोजली रिलेटेड रिलेटिव्स में नहीं होती, दूर दराज की फैमिलीज में, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज में की जाती है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है आउट ब्रीडिंग। तो जनरली हम लोगों में क्या होती है, आउट ब्रीडिंग। ओके, लेकिन अब जो दूसरा आप फैमिली ट्री देखने वाले हो, इसके हेल्प से आपको क्लियर हो जाएगा कि आउट ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर देखो कि ये पेरेंट्स थे, ये क्या है, मेल, और ये है फीमेल, राइट। इनके बीच में जब मीटिंग हुई तो दो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, बॉय एंड गर्ल, राइट। ये दोनों एक्चुअली में क्या हुए, ब्रदर एंड सिस्टर, राइट। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में ही मीटिंग करा दी जाए, ओके, तो देखो इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई तो फिर तीन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, राइट। यहाँ पर इसकी शादी तो किसी और फैमिली की लड़की से करा दी गई और उससे एक बॉय प्रोड्यूस हुआ। लेकिन ये जो गर्ल थी और ये जो बॉय था, मतलब ये दोनों भाई बहन के बीच में जब शादी करा दी गई तो फिर यहाँ पर देखो तीन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए। तो यहाँ देखो क्या देखने को मिल रहा है कि फैमिली में ही शादियां हो रही हैं, दे आर वेरी वेरी क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर। तो जब क्लोज रिलेटिव्स के बीच में, यहाँ तो भाई बहनों के बीच में ही अगर शादी, ये जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूँ, राइट। तो जब ऐसा कुछ देखने को मिले तो इसको बोला जाता है इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग, आपस में ही ब्रीडिंग करना, ओके। तो इन ब्रीडिंग के नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे कि शादियाँ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स में नहीं होते, क्लोज रिलेटिव्स में शादियां नहीं कराई जाती। इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, अब वो समझते हैं, ओके। तो देखो क्या होता है कि मान लो कि ये है मेल, ये है फीमेल, ओके। और इस मेल को मान लो कि कोई डिसीज है, ओके, इसको मान लो कोई डिसीज है, राइट, और इसको भी कोई डिसीज है, ओके। अब जब क्या होगा कि जब इन दोनों के बीच में मीटिंग होगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि इनके बच्चों को भी वो डिसीज ट्रांसमिट हो। क्यों? क्योंकि इधर से भी डिसीज के जीन्स आ रहे हैं, इधर से भी डिसीज के जीन्स आ रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि ये जो बॉय है, ये जो बॉय है और ये जो गर्ल है, इन दोनों में जो जीन्स आए हैं वो कहाँ से आए हैं, ध्यान से देखो। ये जो फादर है, इस फादर से ही इसमें भी जीन्स आए हैं और इस फादर से ही इस गर्ल में भी जीन्स आए हैं। तो दोनों क्या कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इन दोनों का, भाई बहनों का जेनेटिक कंटेंट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होगा, एक जैसा ही होगा, ओके। अब क्या होगा जब इन दोनों की शादी करा दे, मतलब इन ब्रीडिंग करा दे, तो इनसे जो ऑफस्प्रिंग आएगा या आएंगे, इतने सारे ऑफस्प्रिंग जो आएंगे, तो क्या होगा कि सेम जीन जो यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, सेम इस इंडिविजुअल से जो जीन इन दोनों में आया है, वही आगे भी ट्रांसमिट होंगे, वही आगे भी ट्रांसमिट होंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि डाइवर्सिटी नहीं बढ़ती, बल्कि क्या होता है कि जो जीन्स हैं, जो जेनेटिक कंटेंट है, वो एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं, ओके। मान लो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जीन्स होते हैं जो रिसेसिव फॉर्म में होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे जीन्स होते हैं जो रिसेसिव फॉर्म में होते हैं और वो इनएक्टिव पड़े होते हैं, राइट। बट अगर मान लो ये जो है, इसके अंदर बहुत सारे रिसेसिव जीन्स होंगे, इस इसकी बहन के अंदर बहुत सारे रिसेसिव जीन्स होंगे, बट जब इन दोनों की आपस में शादी करा दी जाएगी तो जब दोनों रिसेसिव अलील्स आपस में मिलेंगे तो वो एक्सप्रेस करने लग जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे जीन्स होते हैं जो किसी डिसीज को कॉज करते हैं जब आपस में मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हार्मफुल जीन्स हैं वो एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं इन ब्रीडिंग की वजह से, जनरेशन टू जनरेशन। तो यहाँ तक आते आते ये जो सबसे लास्ट वाला इंडिविजुअल होगा, ये जो सबसे लास्ट वाला इंडिविजुअल होगा, ये देखो, इसमें इन ब्रीडिंग
की जो इंटेंसिटी है बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। कैसे? देखो, यहाँ पर इनब्रीडिंग हुई, इसका रिजल्ट आया ये, ठीक है? ये और ये। फिर दोबारा इन दोनों में इनब्रीडिंग हुई और इस इनब्रीडिंग के रिजल्ट्स आए ये और ये। और फिर दोबारा यहाँ इनब्रीडिंग हुई, यहाँ पर और यहाँ पर 3 जगह इनब्रीडिंग हुई सेम फैमिली में और इसका रिजल्ट आया ये। तो इस इंडिविजुअल के अंदर बहुत सारे हार्मफुल जीन्स एक्यूमुलेट हो गए होंगे, राइट? तो क्या होता है कि जब ये बहुत सारे हार्मफुल जीन एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं, तो क्या होता है कि जेनेटिक लोड जेनेटिक लोड बढ़ता चला जाता है। ओके, राइट? अब इससे क्या होता है कि जो होमोजाइगोसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इनब्रीडिंग से क्या होता है, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है। जो सेम तरीके के जीन्स होते हैं, सेम तरीके के एलील्स होते हैं, वो एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन। ओके, और हेट्रोजाइगोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब किसी और फैमिली से शादी नहीं की जाएगी, किसी और फैमिली के इंडिविजुअल से शादी नहीं की जाएगी, तो दूसरे जीन्स इस फैमिली में नहीं आएंगे, राइट? सेम जीन्स ट्रांसमिट होते चले जाएंगे, तो हेट्रोजाइगोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। इस फैमिली में कोई वेरिएशन नहीं रहेगा। ओके, अगर पेरेंट्स स्टार्टिंग के जो एंसेस्टर हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते होंगे, तो आगे आने वाली सारी पीढ़ियां बहुत ज़्यादा बीमार रहेंगी, क्योंकि उनमें उसी तरीके के जीन्स ट्रांसमिट हुए हैं। ओके, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अगर इनके एंसेस्टर्स में कुछ सुपीरियर जीन्स होते, मान लो इसमें और इसमें कुछ सुपीरियर जीन्स होते, तो वो भी तो ट्रांसमिट होते चले जाएंगे। बिल्कुल सही है। अगर मान लो इनके बीच इनके पास कोई सुपीरियर जीन्स होते, तो ये भी सुपीरियर होता, ये भी सुपीरियर होते। ओके, ये भी सुपीरियर होते, ये भी सुपीरियर होते। तो मतलब सुपीरियोरिटी इंक्रीज होती चली जाती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें भी एक ड्रॉबैक है। आपको पता है कि चाहे कोई भी इंडिविजुअल ले लो, उसमें ऐसा नहीं है कि सारे 100% कोई भी सुपीरियर होता है। कोई ना कोई डिफेक्ट, कोई ना कोई कमी हर एक इंडिविजुअल में होता है। तो अगर सुपीरियोरिटी इंक्रीज हो रही है, तो डिफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, ये जो एक्यूमुलेशन हो रहा है हार्मफुल जीन्स का, ओके, उसकी वजह से क्या होता है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ओके, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन रेफर्स टू अ डिक्लाइन इन एवरेज इंडिविजुअल फिटनेस। ये इंडिविजुअल की फिटनेस में कमी आ जाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से। ओके, इन अ स्मॉल पॉपुलेशन साइज ड्यू टू मेटिंग बाय रिलेटिव इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग इन एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव ट्रेट्स एंड इंक्रीज जेनेटिक लोड। हार्मफुल जीन्स क्या होते हैं, बहुत सारे एक्यूमुलेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से जेनेटिक लोड इंक्रीज हो जाता है। और राइट, उसकी वजह से क्या होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज होता है। ओके, इसके बाद इन ब्रीडिंग इंक्रीज द चांसेस ऑफ होमोजाइगोसिटी फॉर द रिसेसिव हार्मफुल अलील्स। जो रिसेसिव हार्मफुल अलील्स पहले रिसेसिव फॉर्म में थे, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, अब क्योंकि बार बार इनब्रीडिंग करवाई जा रही है, तो उससे क्या होगा कि ये रिसेसिव क्या हो जाएंगे, इनकी होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, जेनेटिक लोड बढ़ेगा, और फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देंगे। ओके, उसकी फिटनेस को अफेक्ट करेंगे, राइट? द नंबर ऑफ हार्मफुल अलील्स प्रेजेंट इन अ जीन पूल ऑफ ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड जेनेटिक लोड। ओके, जितने ज़्यादा हार्मफुल अलील्स प्रेजेंट होंगे, ओके, नंबर ऑफ हार्मफुल अलील्स इन ए जीन पूल में जितने भी हार्मफुल अलील्स होंगे, उन सबको मिलाकर क्या बोला जाता है, जेनेटिक लोड। तो जैसे जैसे इनब्रीडिंग बार बार कराई जाएगी, तो उससे क्या होगा, जेनेटिक लोड बढ़ता चला जाएगा। ओके, कंटिन्यूस इनब्रीडिंग इंक्रीज द जेनेटिक लोड, राइट? अब एक टर्म आता है इनब्रीडिंग कोफिशिएंट। ओके, तो इनब्रीडिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि द इंटेंसिटी ऑफ इनब्रीडिंग इज मेजर्ड बाय इनब्रीडिंग कोफिशिएंट। किस इंटेंसिटी का इनब्रीडिंग हो रहा है, उसको आप कैसे मेजर कर सकते हो, इनब्रीडिंग कोफिशिएंट के हेल्प से। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक फैमिली ट्री दिखाई थी। ओके, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल को आप इनब्रीडिंग कोफिशिएंट निकाल सकते हो। जैसे ये जो है, आप यहाँ पर देखो, ये जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है, इसको प्रोड्यूस होने में कितनी बार इनब्रीडिंग हुआ है, यहाँ पर देखो,
बहुत बार इनब्रीडिंग हुआ है ना। बट ये जो है इसमें देखो, इसमें इसके इसकी जो मदर थी वो दूसरी फैमिली से थी, जो इनब्रीडिंग हुई थी, इनब्रीडिंग जो हुई थी उससे ये फादर आए थे। बट इस फादर ने क्या किया कि दूसरी फैमिली के फीमेल से शादी की, तो इसमें इनब्रीडिंग होने के चांसेस कम होंगे एज कम्पेयर टू इसमें। इसमें जो इंटेंसिटी होगी वो लेस होगी, अगर हम इससे कंपेयर करेंगे इसमें बहुत ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है, राइट। वैसे ही अगर आप इस इंडिविजुअल को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इसकी जो मदर है वो दूसरी फैमिली से बिलोंग करती है, बट इसके जो फादर थे वो किसके रिजल्ट थे, इनब्रीडिंग के। और इससे पहले भी इनब्रीडिंग हुई थी, तो इसमें 2 बार इनब्रीडिंग हुई है ना। तो इस वाले में 2 बार इनब्रीडिंग हुई है, इसके लिए 3 बार इनब्रीडिंग हुई है और इसके लिए 1 बार इनब्रीडिंग हुई है, राइट। तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी जो होगी इनब्रीडिंग की वो इसमें होगी, उससे कम इसमें होगी और सबसे कम होगी इसमें। तो ये जो इनब्रीडिंग की जो इंटेंसिटी है आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट इट बाय द हेल्प ऑफ इनब्रीडिंग कोफिशिएंट। ओके, द इंटेंसिटी ऑफ इनब्रीडिंग इज मेजर्ड बाय इनब्रीडिंग कोफिशिएंट। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन ऑफ इनब्रीडिंग कोफिशिएंट फ्रॉम पेडिग्री एनालिसिस। अब आपको पता है कि आप एक फैमिली, जो फैमिली ट्री होती है उसको आप क्या बोलते हो, पेडिग्री बोलते हो, है ना। तो यहाँ पर आप उस फैमिली ट्री के हेल्प से या पेडिग्री हेल्प से आप इन ब्रीडिंग कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हो। इन ब्रीडिंग कोफिशिएंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय पेडिग्री एनालिसिस। द पेडिग्री, सबसे पहले आप क्या करोगे, उस पेडिग्री को, उस फैमिली ट्री को आप कन्वर्ट करोगे पेडिग्री पाथ में। तो कैसे करते हैं उसका एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। तो मान लो ये है एक पेडिग्री या फैमिली ट्री बोल सकते हो, इसमें ये पेरेंट्स हैं, ये क्या है, पेरेंट्स हैं, राइट। ये हो गया मेल और ये हो गई फीमेल, राइट। अब इस इनके बीच में ब्रीडिंग हुई तो एक मेल, मतलब ये 2 ऑफस्प्रिंग आए इसके, 4 और 5, राइट। अब क्या हुआ कि इसकी और इसके बीच में क्या हुई, ब्रीडिंग हुई, तो इसका ऑफस्प्रिंग ये आया 7, और इसके बीच में ब्रीडिंग हुई तो इसका ऑफस्प्रिंग आया 8। लेकिन अब देखो यहाँ पर कि ये जो इंडिविजुअल है इसमें जो जीन्स आए हैं वो कहाँ से आए हैं, राइट। आपको इस इंडिविजुअल का इन ब्रीडिंग इंटेंसिटी निकालना है कि इसमें इन ब्रीडिंग कितनी ज़्यादा है, किस लेवल तक है। तो इसके लिए आपको क्या निकालना होगा, इस इंडिविजुअल का इन ब्रीडिंग कॉफिशिएंट, राइट। तो वो आप कैसे निकालोगे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। बट यहाँ पर देखो कि आप इसको इनब्रीडिंग बोल सकते हो या नहीं, बिल्कुल बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ये और ये तो भाई हुए, है ना, ये दोनों तो भाई हुए क्योंकि इनके पेरेंट्स सेम थे, राइट। अब क्या हुआ कि जब इस इसका जो ऑफस्प्रिंग था ये, और इसका जो ऑफस्प्रिंग था ये, तो ये तो आपस में सिबलिंग्स हुए, है ना, चाहे हाफ सिबलिंग्स, मतलब हाफ सिबलिंग का मतलब चाचा के लड़के, है ना। बट ये तो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, दे आर रिलेटिव्स। तो इनके बीच में जब ब्रीडिंग होती है तो इसको तो आप इन ब्रीडिंग ही बोलोगे, राइट। तो दिस चाइल्ड इज द रिजल्ट ऑफ इन ब्रीडिंग। और अब क्या निकालना है आपको, इसका निकालना है इन ब्रीडिंग इंटेंसिटी, और वो आप कैसे निकाल सकते हो, विद द हेल्प ऑफ इन ब्रीडिंग कोफिशिएंट। ओके, अब इसका हम ड्रॉ करेंगे पेडिग्री पाथ। ओके, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि कितने क्लोज होने पर इन ब्रीडिंग बोला जाएगा, तो जहां तक बहुत सारे बुक्स में मेंशन है कि 4 to 6 जनरेशन, अगर कोई 4 to 6 जनरेशन तक एक दूसरे से रिलेटेड है तो वो इन ब्रीडिंग के कैटेगरी में आएंगे। ओके, तो अगर दो इंडिविजुअल के पहले के 4 से 6 जनरेशन को देखा जाएगा, अगर ये एक दूसरे से, इनके एंसेस्टर कॉमन ना हुए,
तब ये अगर ब्रीड करेंगे तो वो इन ब्रीडिंग में नहीं आएगा, तब वो किस में आएगा, आउट ब्रीडिंग में। लेकिन अगर इनकी फैमिली हिस्ट्री निकाली गई एंड दे वर फाउंड टू बी कनेक्टेड विद कॉमन एंसेस्टर, बट 4 to 6 जनरेशन होना चाहिए, तो वो इन ब्रीडिंग की कैटेगरी में आएंगे। ओके, तो चलो हम अब देखते हैं कि इसका पेडिग्री पाथ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका पेडिग्री पाथ आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। आपको किसका निकालना है, इसका निकालना है। ओके, तो यहाँ देखो इसमें जो जीन्स आए हैं वो कहाँ से आए हैं, 7 वाले से भी जीन्स आए होंगे और 8 वाले से भी। क्यों, क्योंकि इसका फादर तो ये है और इसकी मदर ये है। तो 7 और 8 से जीन आए हैं। 7 में किस किस से जीन्स आए हैं, तो 4 से और 3 से। तो यहाँ पर मैंने 4 लिखा है लेकिन 3 को मैंने नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। 8 में जीन्स कहाँ से आया है, 5 से और 6 से। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 को काउंट किया, 6 को काउंट नहीं किया। राइट। अब 4 में कहाँ से जीन्स आए हैं, तो 4 में 1 से भी जीन्स आए हैं और 2 से भी जीन्स आए हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 भी लिखा है और 2 भी लिखा है। 5 में जीन्स कहाँ से आए हैं, 1 से और 2 से। इस तरीके से आप पीडिग्री पाथ को ड्रॉ कर सकते हो। अब आपको समझना है कि इसको आपको ड्रॉ कैसे करना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके होते हैं कुछ रूल्स। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मैंने इस पीडिग्री के हेल्प से ये पीडिग्री पाथ को ड्रॉ किया है। राइट, तो यहाँ पर देखो, पाथ डायग्राम shows the direct line of descent from common ancestor। ये जो पाथ डायग्राम आप देख रहे हो, है ना, ये क्या दिखा रहा है आपको कि डायरेक्टली दिस इंडिविजुअल, हाउ दिस इंडिविजुअल इज कनेक्टेड विद द कॉमन एंसेस्टर। ओके, तो पाथ डायग्राम क्या दिखाता है, कनेक्शन दिखाता है डिसेंट्स के बीच में और एंसेस्टर्स के बीच में। राइट। ओके, इसके बाद इंडिविजुअल्स दैट डू नॉट फाउंड टू बी कनेक्टेड बैक टू द कॉमन एंसेस्टर आर एक्सक्लूडेड। अब देखो यहाँ पर ये जो थर्ड नंबर का इंडिविजुअल थी जो कि फीमेल थी, और 6th नंबर की जो इंडिविजुअल थी जो कि फीमेल थी, ये तो किसी और फैमिली से आई थी, यहाँ पर इनसे शादी हुई थी। तो ये इस फैमिली से नहीं बिलोंग करती, ये किसी और फैमिली को बिलोंग करती है। ओके, तो ये जो है 1 इसके एंसेस्टर नहीं है। वैसे ही ये 1 और 2 इसके एंसेस्टर नहीं है, इसलिए हमने क्या किया था, थर्ड और 6th इंडिविजुअल को एक्सक्लूड कर दिया था। अब समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या याद रखना है कि जो इंडिविजुअल कॉमन एंसेस्टर को बिलोंग नहीं करेंगे, अगर आप उनको कनेक्शन उनका नहीं देख पा रहे तो आप उसको क्या करोगे, एक्सक्लूड कर दोगे। ओके, अब और उसको एक्सक्लूड करने के बाद आप क्या करोगे, पाथ पिडिग्री पाथ को ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पर देखो, पिडिग्री पाथ को ड्रॉ करने के कुछ रूल्स होते हैं। कौन कौन से रूल है, तो सबसे जो पहला है वो क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द कॉमन एंसेस्टर ऑफ इनब्रेड इंडिविजुअल। ये जो इनब्रेड इंडिविजुअल है, जो इनब्रीडिंग का जो रिजल्ट है, इसके कॉमन एंसेस्टर को आप पता करो। राइट, आपको मान लो पता चल गया कि 1 और 2 जो थे वो क्या थे, इसके कॉमन एंसेस्टर थे। ओके, इसके बाद आप क्या करोगे, काउंट ऑल पॉसिबल पाथ्स। अब पॉसिबल पाथ का मतलब कि इसमें जो जीन्स ट्रांसमिट हुए हैं, जीन्स इसमें जो आए हैं वो कहाँ से होते हुए आ रहे हैं। उसके लिए आप सिंपली आप क्या देख सकते हैं कि यू कैन कंसीडर द पाथ थ्रू विच द गैमिट्स आर ट्रांसमिटिंग। इसमें गैमिट्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो देखो पहले वाले को देखो, यहाँ पर देखो, ये जो आई है मतलब इन ब्रीडिंग का जो रिजल्ट है, इसमें गैमिट्स कहाँ से आए थे, तो ये किसका रिजल्ट है, 7 और 8 के ब्रीडिंग का। तो इसमें गैमिट्स 7 से भी आए और 8 से भी आए। ओके, 7 में कहाँ से आए थे, तो 4 से आए थे और 3 से आए थे, लेकिन 3 को हमने एक्सक्लूड कर दिया था। क्यों किया था मैंने बता दिया। तो 7 में कहाँ से आया, 4 से आया। राइट। ओके, अब 4 में कहाँ से आया था, तो 4 में देखो 1 से भी आया था और 2 से भी आया था। क्यों, क्योंकि 1 और 2 के ब्रीडिंग से ही तो 4 आया था। तो 4 में देखो यहाँ पर 1 से भी आ रहा है और 2 से भी आ रहा है। ओके, और ये दो एक दूसरे से कनेक्टेड है ही। राइट, अब हम बात करते हैं इधर से, तो 8 में कहाँ से आया था,
5 से और 6 से, तो 6 को तो हमने एक्सक्लूड कर दिया था। 5 में कहाँ से आया था? 1 से और 2 से। तो देखो 5 में कहाँ से आया? 1 से और 2 से। तो इस तरीके से आप पेडिग्री पाथ को ड्रॉ करो। यहाँ तक समझ में आया? अब पेडिग्री पाथ को ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है? नेक्स्ट यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल फॉर ईच पाथ। अब हर एक पाथ में आप क्या करो? काउंट करो कि कितने इंडिविजुअल। तो यहाँ पर देखो आपको दो पाथ दिखाई दे रहे होंगे। एक तो आपको ये वाला पाथ दिखाई दे रहा होगा। आपको क्या करना है? यू हैव टू काउंट ऑल पॉसिबल पाथ। जितने भी पाथ आपको नजर आ रहे हैं वो सब आपको कंसिडर करने हैं। तो एक पाथ तो आपको ये नजर आ रहा है, और दूसरा पाथ आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पर? ये वाला, सॉरी, ये वाला नजर आ रहा है ना? देखो दोबारा से बनाते हैं इसको। एक पाथ तो आपको ये वाला नजर आ रहा है, 1 4 7 I 5 8। एक पाथ तो आपको ये नजर आ रहा है, राइट? दूसरा पाथ क्या नजर आ रहा है? तो दूसरा पाथ आपको नजर आ रहा है यहाँ पर 2 4 5 7 8 I, राइट? इस तरीके से। ओके, 4 में भी 2 से जीना आया था, 5 में भी 2 से जीना आया है। ओके, 7 से 4 में आया था, 8 से 5 में आया था, और इसमें 7 और 8 दोनों से आया था, राइट? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दो पाथ मिले। अब नेक्स्ट क्या करना है? काउंट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल फॉर ईच पाथ। दोनों ही पाथ में देखो कितने इंडिविजुअल्स हैं। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितने हैं? 6 6। ओके, इसमें देखो कितने हैं, तो इसमें भी आप काउंट कर लो। इसमें भी है 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 6 है, राइट? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? देयर शुड बी ओनली वन कॉमन एंसेस्टर इन एवरी पाथ। हर एक पाथ में एक ही कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर भी सिर्फ एक है 1, यहाँ पर भी सिर्फ एक है 2, राइट? इसके बाद इन ब्रीडिंग कोफिशिएंट फॉर ईच पाथ इज कैलकुलेटेड बाय। दोनों ही पाथ का आपको इन ब्रीडिंग कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, और वो रिप्रेजेंट करते हो आप एफ से। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि ये होता है, एफ इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। ओके, और यहाँ पर n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ लूप माइनस 1। मतलब यहाँ पर जो आपने काउंट किया है कि कितने इंडिविजुअल्स हैं इस लूप में, कितने हैं? 6। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 - 1। ओके, राइट? यहाँ पर भी n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 - 1। इसके बाद क्या करना है? द इन ब्रीडिंग कोफिशियंट इज द सम ऑफ कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंडिविजुअल पाथ। आपको तो इसका निकालना था इनब्रीडिंग कोफिशिएंट। तो इसके इनब्रीडिंग कोफिशिएंट निकालने में आपको दो पाथ मिले थे, तो आप इन दोनों ही पाथ का पहले इनब्रीडिंग कोफिशिएंट निकालोगे और उन दोनों को क्या करोगे? ऐड कर दोगे, राइट? तो अब इसको हम निकाल के एक बार देख लेते हैं कि इसका क्या आना चाहिए, है ना? तो मान लो ये है पाथ ए और ये है पाथ बी। तो दोनों का निकाल लो। कैसे निकालोगे? एफ इज इक्वल्स टू 1/2, और ए का हो जाएगा, ए में एन की वैल्यू कितनी होगी? 6 - 1, तो 5, प्लस इसमें भी 6 - 1, तो 5। तो ये हो जाएगा 1/32 प्लस 1/32। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/16। तो ये आ जाएगा इस इंडिविजुअल का इनब्रीडिंग कोफिशिएंट। ओके, इसके बाद एक दो एग्जांपल्स लेके समझते हैं कि जैसे अगर आपसे एग्जांपल में पूछ लिया गया, एग्जाम में पूछ लिया गया कि व्हाट इज द इनब्रीडिंग कोफिशिएंट बिटवीन फुल सिबलिंग्स। फुल सिबलिंग का मतलब होता है रियल ब्रदर एंड सिस्टर। तो अगर इनके बीच में इनब्रीडिंग हो जाए और जो इंडिविजुअल मिलेगा, इसका इनब्रीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा? तो देखो, ये मदर फादर, इनके जो चाइल्ड हुए मेल,
यहाँ पर फीमेल होना चाहिए था, फीमेल। ओके, इनके बीच में ये दोनों भाई बहन हुए, है ना, तो फुल सिबलिंग हुए, ये और ये फुल सिबलिंग हो गए, राइट। और इनके बीच में जब इनब्रीडिंग हो जाएगी तो इससे जो रिजल्ट होगा ऑफस्प्रिंग, इसका इनब्रीडिंग कोफिशिएंट आप कैसे निकालोगे? तो देखो, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, पाथ ड्रॉ करोगे। कौन सा पाथ? पेडिग्री पाथ। तो इस इंडिविजुअल में जीन्स कहाँ से आए? तो थर्ड से आया जीन, है ना, फोर्थ से आया जीन, राइट। इस थर्ड में कहाँ से आया? वन से आया जीन, ओके, राइट। और इस थर्ड में जीन कहाँ से आया? टू से आया जीन, राइट। वैसे ही इस फोर्थ में भी टू से आया जीन और वन से आया जीन, है ना। देखो ध्यान से, इस इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें देखो जीन्स कहाँ कहाँ से आए? थर्ड से आया और फोर्थ से आया, राइट। अब इस थर्ड में जीन्स कहाँ कहाँ से आए? तो इस थर्ड में जीन्स वन से आया होगा और टू से भी आया होगा, राइट। फिर अगर फोर्थ की बात करो तो फोर्थ में भी जीन्स कहाँ से आए होंगे? टू से आया होगा और वन से आया होगा। क्यों? क्योंकि वन और टू फोर्थ के भी पेरेंट है और थर्ड के भी पेरेंट है, तो थर्ड में और फोर्थ में दोनों में जीन्स आएंगे वन और टू से। इस तरीके से आपने क्या किया, पेडिग्री पाथ को ड्रॉ कर लिया। अब आप यहाँ पर देखो, आपको दो पेडिग्री पाथ नजर आ रहे होंगे। एक तो ये वाला, और एक आपको नजर आ रहा होगा, चलो दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं, एक नजर आ रहा होगा आपको ये वाला, राइट। अब आप क्या करोगे, इसका कॉफिशिएंट निकालोगे, इनब्रीडिंग कॉफिशिएंट। तो वो कैसे निकालोगे? 1/2। अब इसको मान लो आप पाथ बी, और इसको मान लो आप पाथ ए, ओके। तो चलो पहले ए वाले का हम निकालते हैं, सेम कलर से रखता हूं मैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो ए वाले के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर निकाल लो एन की वैल्यू, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ लूप। तो इस लूप में कितने इंडिविजुअल्स हैं? वन, थ्री, सॉरी, वन, टू, थ्री, फोर, फोर माइनस वन, तो इज इक्वल्स टू थ्री। यहाँ पर वैल्यू आएगी थ्री। प्लस अब हम निकालेंगे पाथ बी का। तो यहाँ पर पाथ बी में निकालने के लिए देखो, 1/2 एन माइनस वन, तो एन कितना हो गया? वन, टू, थ्री, फोर, चार इंडिविजुअल है, फोर माइनस वन तो थ्री, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/8 प्लस 1/8, तो आंसर आ जाएगा इसका 1/4, राइट। तो इस तरीके से आप इनब्रीडिंग कोफिशिएंट को निकाल सकते हो, ओके। अब यहाँ पर एक चीज और बता दूं आपको आगे चलने से पहले, यहाँ पर जो मैंने बोला कि लूप में जितने इंडिविजुअल्स होते हैं, ओके, तो उसको आप बोलते हो एन से रिप्रेजेंट करते हो। और एन की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हो, ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स माइनस वन कर देते हो। ये माइनस वन क्यों करते हैं? क्योंकि जिसका हमें इनब्रीडिंग कोफिशिएंट निकालना होता है हम उसको कंसिडर नहीं करते, इसको छोड़कर हम बाकियों को कंसिडर करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम एन की वैल्यू निकालने के लिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल माइनस वन करते हैं। और माइनस वन किसको करते हैं? जिसका हमें इनब्रीडिंग कोफिशिएंट निकालना होता है, राइट। एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हमें निकालना हो इनब्रीडिंग कोफिशिएंट बिटवीन हाफ सिबलिंग्स, तो कैसे निकालेंगे? हाफ सिबलिंग्स का मतलब कि जो दो अलग पेरेंट्स, मतलब जो जिनकी फादर या मदर सेम हो, लेकिन मतलब जैसे ये दो की बात हम करें तो इनके फादर सेम है लेकिन मदर अलग अलग है, तो इनको बोलेंगे हाफ सिबलिंग्स। तो इनके बीच में अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर आप पाथ ड्रॉ कर लो। तो देखो, आई में जीन्स कहाँ कहाँ से आएंगे? तो आई में आप सोच कर खुद पता करो कि आई में आएगा जीन्स एक तो टू से और एक थ्री से। अब इस टू में जीन्स कहाँ कहाँ से आए? तो टू में जीन्स आया होगा इससे और वन से। और थ्री में जीन्स कहाँ से आया होगा? तो वन से और यहाँ से, राइट, ओके। बट यहाँ पर देखो कि ये जो है, ये तो किसी और फैमिली से बिलोंग करते हैं, ओके, राइट। और दूसरी बात, यहाँ पर
पाथ सिर्फ एक ही बन रहा है, ये वाला, इसमें एक ही कॉमन एंसेस्टर है। तो आप देखो एक ही पाथ यहाँ पर बन रहा है, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एक ही पाथ आपका यहाँ पर बन रहा है, तो f इज इक्वल्स टू 1/2 n की वैल्यू कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन लूप माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पर 1/2 की पावर 3, ये आ जाएगा आपका 1/8। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो इनब्रीडिंग कोफिशिएंट। तो इसका इनब्रीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, 1/8। तो इस तरीके से आप इनब्रीडिंग कोफिशिएंट निकाल सकते हो। ओके, और इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी टाइम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।